हम क्लास 12 बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में जनन ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो पुष्पी पादपों में जो जनन है, पुष्पी पादपों में जनन, दो प्रकार के जो पादप, एक आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म और एक अनावर्तबीजी जो पादप है। तो आपके जो चैप्टर में दे रखा है आवर्तबीजी पादपों में जनन ये है। तो ये जो पुष्पी पादप यानी पादपों में किसका रोल है? पुष्प का। पादपों में जो लैंगिक जनन भाग माना जाता है वो किसको कहते हैं? पुष्प को कहते हैं। लैंगिक जनन भाग क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। एक पुष्प की यदि प्रारूपिक संरचना हम देखें तो दो चक्र इसमें मुख्यतः मिलते हैं, एक सहायक चक्र और एक होता है जनन चक्र। सहायक चक्र के दौरान जैसे ये बाह्य दल पुंज है, ये दल पुंज है, ये सहायक जनन चक्र में आते हैं। और यहाँ ये जैसे पुंमुंग है जो पुंकेसरों का समूह है वो पुंमुंग कहलाता है। और ये जो भाग है ये अंडप या स्त्री केसर कहलाता है। तो जनन भाग कितने हुए? दो। एक स्त्री केसर वाला पार्ट हो गया यानी जायांग हो गया और एक हो गया पुंमुंग। और दो सहायक चक्र है, एक आपके बाह्य दल है और एक दलपुंज है। ये दो सहायक चक्र माने जाते हैं। ठीक है। अब हम आज इसमें पढ़ेंगे पहले जो ये पुंमुंग है, नर जननांग का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसके बारे में, यानी नर जननांग, पुष्प का नर जननांग। ठीक है। तो नर जननांग के बारे में देखें तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है पुंमुंग। अब पुंमुंग क्या है? पुंमुंग है पुंकेसरों का समूह। क्या कहलाता है? पुंमुंग कहलाता है। पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है? पुंमुंग कहलाता है। या हम ये कहें कि पुंमुंग की इकाई किसे कहा जाता है? पुंकेसरों को कहा जाता है। पुंमुंग की इकाई क्या कहा जाता है? पुंकेसरों को कहा जाता है। पुंकेसरों की यदि हम संरचना देखें तो इस तरह से होती है। देखो ये है पुंकेसर, ये इसका प्रारंभिक भाग है जिसको बोलते हैं डंठल, डंठल कहते हैं। ये इसका अंतिम भाग है, इसको बोलते हैं परागकोश, परागकोश। ये परागकोश दो पालियों में बटा होता है। यानी हम बात करें तो परागकोश कैसा है? द्विपालित संरचना होती है। परागकोश कैसी संरचना है? द्विपालित संरचना है। ये परागकोश हो गया है, द्विपालित संरचना है। ये दोनों पालियां योजी उत्तक से जुड़ी होती है। योजी उत्तक इन दोनों पालियों को इस तरह से जोड़ता है। ये जैसे दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों को योजी उत्तक आपस में जोड़ता है। और ये प्रत्येक जो पाली है वो द्विकोष्ठी होती है। प्रत्येक पाली, ये जैसे ये एक पाली है तो इसमें दो कोष्ठ देखने को मिलती है। तो इसका मतलब दोनों पालियों में कितने कोष्ठ होंगे? 4। और ये जो चार कोष्ठ है ये इस प्रकार से, ये कि एक प्रकार से हम देखें तो 4 कोने बनाते हैं इस तरह से, 1 2 3 और 4 कोने बनाते हैं। ये चारों कोने या चारों जो कोष्ठ है वो एक प्रकार से हम इनको कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। ये लघु बीजाणुधानी है। इन लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु उत्तक स्थित होते हैं। लघु बीजाणु उत्तक स्थित होते हैं या बीजाणुजन उत्तक, इस तरह से हम कह सकते हैं बीजाणुजन उत्तक स्थित होते हैं। बीजाणुजन उत्तक में क्या है? लघु बीजाणु कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं को हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी इस लघु बीजाणु मात्र जो कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस मात्र कोशिका में विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन
और इस अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी हम कहें कि लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री यानी मियोसिस होगा। अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। इस लघु बीजाणु जनन से जो लघु बीजाणु बनते हैं ये एक प्रकार से चतुष्क रूप में बनते हैं। 4 लघु बीजाणु इस तरह से चतुष्क रूप में बनते हैं ये, ठीक है। ये बात हमारे जब परागकोश अपरिपक्व अवस्था में होता है। ये जो लघु बीजाणु है ये एक प्रकार से 4 भित्तियों से घिरी हुई संरचना होती है, यानी 4 भित्तियों से घिरी होती है। या हम ये कहें कि लघु बीजाणु धानी 4 परतों से बनी होती है। 4 परतों में हम बात करें तो ऊपर की जो परत है, ये ऊपर की परत है, ये कहलाती है बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर परत है, इसको बोलते हैं एंडोथीशियम या अंतःस्थीयम। फिर तीसरे नंबर की परत है मिडिल लेयर या मध्य परत, और चौथे नंबर की कौन सी है? टेपिटम। ये 4 परतें होती है। एपिडर्मिस है, आपके एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है। ये जो 3 परतें हैं ये लघु बीजाणु की सुरक्षात्मक परत कहलाती है, यानी लघु बीजाणु को सुरक्षा देने का काम करती है। जबकि अंदर की जो आंतरिक परत है, जो टेपिटम है, ये टेपिटम लघु बीजाणु को पोषण देने का काम करती है, यानी एक प्रकार से लघु बीजाणु को न्यूट्रेंट देती है जिससे कि ये लघु बीजाणु परिपक्व हो। तो इस प्रकार से जब लघु बीजाणु परागकोश का धीरे धीरे परिपक्व होता है तो लघु बीजाणु परिपक्व होते हैं, और लघु बीजाणु परिपक्व होने के फलस्वरूप इन लघु बीजाणुओं में कुछ परागकण बनाते हैं, कुछ लघु बीजाणु रह जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब परागकोश परिपक्व होता है तो उस समय हजारों की संख्या में इसमें लघु बीजाणु और परागकण भरे रहते हैं। ये जो लघु बीजाणु है ये फिर अलग अलग हो जाते हैं, और परागकण और लघु बीजाणु, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परागकण है ये लघु बीजाणु है। नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? पुंग करते हैं। और नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? परागकण करते हैं, यानी पोलन ग्रेन करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ें परागकण के बारे में। तो परागकण क्या है? देखो, परागकण, ये जो परागकण है ये गोलाकार आकृति के होते हैं, इस तरह से ये गोलाकार और गोलीय संरचना के हैं। इस परागकण पर 2 परतें होती हैं। बाहरी जो परत है ये परत बाह्य चोल कहलाती है, बाह्य चोल एक्साइन। और बाह्य चोल बीच बीच में जैसे ये छिद्र द्वार के देखने को मिलते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र। ये जो बाह्य चोल है इसमें छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। बाह्य चोल एक दृढ़ परत होती है, मजबूत परत होती है। इस पर यानी ये कार्बनिक परत है, इस पर अम्लों का आपके जैसे ये उच्च ताप है इसका, यानी अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं खोजा गया है जो इस बाह्य परत में जो कार्बनिक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, पोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके, ऐसा कोई एंजाइम अभी तक नहीं खोजा गया है। जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहाँ छिद्र होते हैं और इन छिद्रों को जनन छिद्र कहते हैं। जब परागकण का अंकुरण होता है तो ये परागनलिका इन जनन छिद्रों से क्या होती है? बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। और इसके अंदर की जो परत है ये क्या कहलाती है? अंतःचोल कहलाती है, अंतःचोल पैक्टिन और सेलुलोज से बनी परत होती है। पैक्टिन व सेलुलोज से बनी परत होती है अंतःचोल।
ठीक है, तो बता सकते हैं हम इसके अंदर जीवद्रव्य भरा है परागकण के अंदर, और परागकण में दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका बनती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। ये जो कायिक कोशिका है ये बड़ी है और इसका जो केंद्रक है वो अनियमित आकार का है। इसमें खाद्य पदार्थों का क्या है, भंडारण होता है। और इस कायिक कोशिका में एक छोटी कोशिका होती है जनन कोशिका। ये जनन कोशिका इसमें तैरती रहती है। जनन कोशिका का जो आकार है वो तर्कों के समान होता है और इसमें जो केंद्रक है ये एक केंद्रक पाया जाता है, ये है जनन कोशिका। अधिकांश पादपों में हम देखते हैं 60% जो पादप है इनमें हम देखते हैं कि ये जो परागकण है ये द्विकोश की अवस्थाओं में जड़ते हैं, यानी दो कोश की अवस्थाओं में जड़ते हैं। लेकिन 40% पादपों में ये परागकण त्रिकोश की अवस्थाओं में जड़ जाते हैं। यानी होता क्या है कि ये जो जनन कोशिका है ये समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार से इसमें कुल कितनी कोशिकाएं हो जाती है, 3 कोशिका हो जाती है। 3 कोश की अवस्थाओं में परागकण झड़ता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब ये जो परागकण झड़कर किस पर गिरता है, वर्तिकाग्र पर गिरता है और वहाँ पर ये परागण क्रिया होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जो हम इसके स्त्री युग्मकोद्भिद के अंतर्गत पढ़ते हैं। यदि हम इस परागकण की आगे बात करें तो इन परागकणों की जीवन क्षमता भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे गेहूँ है, आपके जैसे धान है, इसमें परागकणों की जीवन क्षमता 30 मिनट तक की होती है। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी या रोजेसी जो कुल है उनमें परागकणों की जीवन क्षमता कुछ महीनों तक होती है। लेकिन बीज भंडार बैंक के दौरान इन परागकणों का उपयोग फसल प्रजननी चक्र के अंदर मतलब लंबे समय तक भी ले सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है कि इन परागकणों को -196 डिग्री सेल्सियस पर, कितने टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन की उपस्थिति में रखते हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे और इन परागकणों का फसल प्रजननी चक्र के अंदर उपयोग कर सके, एक अच्छी नस्ल की फसल पैदा कर सके, एक अच्छी गुणवत्ता वाली फसल पैदा कर सके। तो इस तरह से इसका उपयोग जीवन सप्ताह को बढ़ाकर किया जा सकता है। परागकण जो होते हैं उनका उपयोग पश्चिमेतर देशों के अंदर ज़्यादातर हम देखते हैं कि पोषक पदार्थों के रूप में, यानी पराग गोलियाँ, सिरप, टॉनिक आदि में भी इसका यूज किया जाता है। ये भी देखते हैं कि जैसे खिलाड़ी होते हैं, ये जो प्लेयर्स है ये क्या करते हैं कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उन पराग गोलियों को खाते हैं। और जो धावक अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं, उनको भी पराग गोलियां दी जाती है, जिससे कि वो अपनी क्षमता ज़्यादा बढ़ा सके, प्रदर्शन अच्छा कर सके। ये इसके लाभ होते हैं। परागकणों के लाभ के साथ साथ इसमें कुछ हानियां भी हमें देखने को मिलती है। ये जो परागकण है ये एक प्रकार से एलर्जी कारक होते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका से जो गेहूं आयातित हुआ उस गेहूं के साथ में पार्थेनियम, जिसको हम कहते हैं गाजर घास, ये जो गाजर घास है ये एलर्जी कारक है, जिससे कि एलर्जी उत्पन्न करती है। कुछ परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं जो कि एक श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे श्वसनी शोथ है, ब्रोंकाइटिस है, दमा है। इस तरह से ये एलर्जी कारक भी होते हैं। तो आज हमने ये नर जननांग पुंमुग के बारे में और पुष्प के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद या मादा जनन। धन्यवाद।